मित्रों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बतलाया था और उससे संबंधित कुछ जानकारी मैंने दी थी और मैंने कहा था कि आज मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जो कुछ पॉइंट और रह गए। तो सबसे पहले कल जो कुछ लोग नहीं थे उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति मरने के पहले कोई स्टेटमेंट देता है, मरने के पहले यदि वह स्टेटमेंट देता है कि उसे इस व्यक्ति ने मारा या इस परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 का डिफिनीशन यदि हम देखें तो वह यह है। लेकिन जब हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को देखते हैं, बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को देखते हैं, तो उसमें जो बहुत सारे डिफाइन किया गया है डाइंग डिक्लेरेशन को, वह इससे थोड़ा सा आगे जाकर है। वह क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपना कोई इंफॉर्मेशन देता है किसी व्यक्ति को कि उसके साथ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो रहा है और इसका परिणाम यह हो सकता है, और उसके बाद यदि उसका डेथ हो जाता है, तब उसे भी डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में रखा है। तो यह सारी चीजें जो हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में आती है। सिंपल टर्म में एविडेंस एक्ट के तहत सिर्फ यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति मरने के पहले, अपने डेथ के पहले यदि कोई स्टेटमेंट देता है, तो स्टेटमेंट को कोर्ट यह मानकर चलती है कि वह सही है, क्योंकि एक लीगल नोशन है कि मरने के पहले कोई व्यक्ति किसी को झूठ नहीं बोल सकता। मरने के पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन की वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस को इंडियन एविडेंस एक्ट ने तो थोड़ा डिफाइन किया ही है, एलाबोरेट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में इसको एलाबोरेट करने का और इसका जो जो स्टैंडर्ड पैमाना है उसको फिक्स करने की कोशिश उसने की है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कल भी मैंने आप लोगों को बतलाया था डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। प्रत्येक डाइंग डिक्लेरेशन की परिस्थितियां अलग अलग होती है और कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको यदि कोरोबोरेट नहीं कराया गया सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से, तब वह बहुत वैलिड नहीं माना जाता है। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सपोर्ट नहीं करते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन की वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है और क्वेश्चन मार्क होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो प्रोनाउंसमेंट किए हैं, जो बहुत सारे जो जजमेंट दिए हैं, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन का जो एक गाइडलाइन जो उसने निर्धारित किया है उसकी चर्चा मैं सबसे पहले करना चाहूंगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन का। पहली चीज है कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि यह इसी रूल के तहत डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन कर दिया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वह सोल रीजन नहीं बन सकता है किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट करने का। मेक इट ए पॉइंट। पहला तो है कि कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर, मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार वह सारी चीजें चेंज कर सकती है। मैं सेकंड पॉइंट में आऊंगा। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है कि वह बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है, उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट कराना होता है। यदि ये कोरोबोरेशन होगा तभी डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड होगा। लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपको कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में मजबूत एविडेंस है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मजबूत एविडेंस है। सामान्यतः आप सुनते होंगे जब कोई नया वकील है वो बोलेगा भाई डाइंग डिक्लेरेशन है तब तो मैं इसको सजा दिला दूंगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बहुत सारे कंडीशंस भी हैं, यहाँ पे लॉयर का एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है और आप भी इस एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं और आप भी इन सारी चीजों को समझ सकते हैं यदि आप जजमेंट सबको देखें तो। ठीक है, सिर्फ आप एविडेंस एक्ट को देखकर यदि सोचेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को एब्सोल्यूट डिक्लेयर कराकर और किसी व्यक्ति को सजा दिलाई जा सकती है, तो यह संभव नहीं है। तो मैंने पहला कंडीशन जो बोला
कि यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। दूसरी चीज है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है। सोल रीजन यदि डाइंग डिक्लेरेशन है तो सजा नहीं हो सकती है। और डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबोरेट कराया जाना है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ। दूसरी चीज है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है, ठीक है ना, डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा लगना चाहिए कि यह वॉलंटरली है, यह जो है वह ट्रस्टवर्दी है, वॉलंटरली है, और साथ ही साथ यह सर्कमस्टांशियल बेस्ड है सारा चीज। अब इसको जज कौन करेगा? इसको जज करता है कोर्ट। तो जज कौन करता है? इसको जज करता है कोर्ट। फिर तो एब्सोल्यूट पावर जो है किसके पास चला गया? वो कोर्ट के पास चला जाता है। कोर्ट ही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि ट्रस्टवर्दी वर्ड है या नहीं, ये वॉलंटरली स्टेटमेंट दिया गया है या नहीं, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ऐसे एक बार डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया और डेथ हो गया, तब फिर कंसिस्टेंसी की बात नहीं आती है। यहाँ पर कोर्ट यह देखेगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है उससे कोरोबोरेट कराया गया है नहीं, कोरोबोरेट कराया गया तो वो सपोर्ट करता है कि नहीं। इन सारी चीजों को देखने का काम किसका है? कोर्ट का काम। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जो दिया है, गाइडलाइन का सेकंड पॉइंट जो दिया है कि ईच केस मस्ट गो बाय इट्स ओन फैक्ट्स। हर एक केस का अपना फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स इन इशू मैंने आप लोगों को बतलाया है पहले सबसे शुरुआत के क्लास में। तो हर एक केस का अपना एक फैक्ट्स होता है, और उस फैक्ट्स के आधार पर ही किसी भी स्टेटमेंट को जज किया जाना चाहिए और किसी भी जजमेंट को इवेल्युएट करना चाहिए। फैक्ट कुछ और है, और हम एक स्टैंडर्ड तरीके से किसी जजमेंट को कोट कर दे, स्टैंडर्ड तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको ही हम चिपका देने का प्रयास करें किसी कोर्ट में, तो हम असफल होंगे। इस बात को आप जान लीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी एविडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप फैक्ट्स को जानने की कोशिश करिए। और मैंने आप लोगों को एक बात बताया है, याद करिए आप लोग, कि फैक्ट्स सबसे बढ़िया कौन आपको एक्सप्लेन कर सकता है? फैक्ट सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कर सकता है क्लाइंट। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लाइंट के साथ ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, फैक्ट्स उनसे निकलवाने की कोशिश करिए, पता करिए कि सर्कमस्टांसेस क्या है, और सर्कमस्टांसेस के आधार पर आप ये अनुमान लगाइए कि इसमें एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो लेमैन है, वो लेमैन को, कॉमन मैन को यह पता नहीं है कि कौन सा चीज इसमें एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है और कौन सा चीज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप फैक्ट्स को उनसे सुनिए, सर्कमस्टांसेस को उनसे जानने का प्रयास करिए, इस सर्कमस्टांसेस में क्या क्या चीज किया गया है, और तब उसके बाद आप उसको देखिए कि इसमें एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, और तब आप बोलिए कि वह एविडेंसेस को आप कलेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, कलेक्ट कर दीजिए। कभी कभी वकील को एविडेंस खुद भी कलेक्ट करना पड़ता है। यह लोअर कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी केस को आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड पैमाने पर, ठीक है ना, एक सेट रूल के तहत जज मत करिए। वकालत एक ऐसा पेशा है और लॉ एक ऐसी विधा है जो कि बिल्कुल डायनेमिक है। एवरी डे वह चेंज हो रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही है, और परिस्थितियों के अनुसार कानून को बदला जा रहा है। और यदि कानून नहीं बदला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के द्वारा एक नए रूल को सेट करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया होगा कि आज से 50 साल पहले या फिर आज से 30 साल 40 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चला आया। तो लिव इन रिलेशनशिप के हिसाब से कानून को बदला जाएगा, लेकिन जब तक कानून को नहीं बदला जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोनाउंसमेंट है वह कानून का रूप लेगा। आप यह देखते होंगे कि अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा जजमेंट आया लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। तो इसका मतलब है कि चीजें डायनेमिक है, चीजें जो है क्या है, वो डायनेमिक हैं, और उनके अनुसार कोई भी डिसीजन लिया जाना चाहिए, उसके अनुसार किसी भी एविडेंस को जज किया जाना चाहिए। तो इस चीज को आप लोगों को जानना है। और फैक्ट जो है उस, जैसे कि आज के समय में फैक्ट्स है कि लिव इन रिलेशनशिप,
आज के समय में फैक्ट्स है कि वो सेम जेंडर में शादी, क्योंकि समलैंगिकता की बात चली आई है, तो यहाँ पर एविडेंस को हम उसी रूप में कलेक्ट करेंगे। एविडेंस तो हम उसी रूप में कलेक्ट करेंगे। आज से 30 साल पहले यदि कोई महिला किसी के साथ बिना शादी के रह रही है, पुरुष किसी शादी के साथ रह रहा है, तो उसको इलिसिट माना जाता था, लेकिन आज उसको लीगलाइज कर दिया गया। आज उसको क्या कर दिया गया है? लीगलाइज कर दिया गया। यहाँ पर यदि कोई समलैंगिक संबंध है तो उसको अननेचुरल रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज उसको लीगलाइज कर दिया गया। अब यह अननेचुरल संबंध नहीं है और उसमें शादियां भी हो रही है। तो हम कानून को भी उसी रूप में देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो फैक्ट्स है किसी केस में, वह हर केस का फैक्ट्स अलग है, और फैक्ट्स जो है वह समय के अनुसार बदलता है। कल कोई फैक्ट था कि समलैंगिकता जो था वह कानून के दायरे में जुर्म था, तो वहां पर यह फैक्ट्स को हम सामने लेकर आते तो हम केस को जीतते। आज इस फैक्ट्स को हम सामने लेकर आएंगे तो हम केस को हारेंगे। आज केस को सामने लाएंगे तो हारेंगे। इसी ढंग से लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो कल के समय में वो मान्य नहीं था, लेकिन आज के समय में मान्य है। तो फैक्ट्स जहां पर क्या हुआ? बदल गया। फैक्ट्स वही रहा, उसके मायने बदल गए, और जब मायने बदल गए तो एविडेंस का स्वरूप भी बदल जाता है। जब मायने बदल गए तो एविडेंस का स्वरूप भी क्या होता है? वह बिल्कुल चेंज कर जाता है, और उसी चेंज सर्कमस्टांसेस के साथ और हमको अपने एविडेंसेस को कोरोबोरेट कराना पड़ता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ। तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस भी बदल गए, फैक्ट्स जो था उसका स्वरूप भी बदल गया, ये सारी चीजें हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक केस का अपना अलग फैक्ट होता है, और उस फैक्ट के हिसाब से ही एविडेंसेस को एड्यूस किया जाना चाहिए, और फैक्ट के हिसाब से ही चीजों को जज किया जाना चाहिए। तीसरा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था, कि डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट ए वीकर काइंड ऑफ एविडेंस देन एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। दूसरे कोई एविडेंस है उसकी तुलना में दूसरा कोई एविडेंस को तोड़ा जा सकता है, उसको उलझाया जा सकता है चीजों के साथ, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है वह बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एविडेंस है। तो जब स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एविडेंस है, सर्कमस्टांसेस सपोर्ट कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में यह मानकर चलिए कि आप सजा दिला दीजिएगा। तो यह मानकर चलिए कि सजा होगी। अब दूसरा क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन यदि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है, उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हुई है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हुई है, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, तब ऐसी स्थिति में वह बहुत ही मजबूत एविडेंस माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो और स्पॉन्टेनियस अपनी किसी बात को कह रहा है, तो उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाया जाए या कोई आवश्यक नहीं है। वो जिस फॉर्म में, जिस लैंग्वेज में अपना डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है वह देगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति साइन लैंग्वेज में अपना डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है तब भी वह वैलिड होगा। आप लोग याद करिए, मैंने एक केस की चर्चा की थी, इम्पेरर वर्सेस अब्दुल्ला का केस। यह आजादी के पहले का केस है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि एक कम उम्र की लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पर पल रही थी, वो प्रोस्टिट्यूट की बेटी थी, वहां पर अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का उसके साथ थोड़ा रागात्मक संबंध हो गया, लेकिन वह किसी और के साथ के उसके मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो अब्दुल्ला ने जाकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर। उस समय मृत्यु हुई नहीं, गला रेत दिया। गला रेतने के कारण उसकी मृत्यु बाद में चलकर हुई। और जिस समय गला रेता गया उस समय वह लड़की इतने सेंस में थी, नींद खुल चुका था उसका, इतने सेंस में थी कि उसने अब्दुल्ला को पहचान लिया। चूंकि गले का नस कट चुका था तो उसके बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा था। तो उसने साइन लैंग्वेज के द्वारा अब्दुल्ला की तरफ इंडिकेट किया कि इस व्यक्ति ने मेरी हत्या की है, इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आघात किया है, मेरे ऊपर अटैक किया है, मुझ पर असॉल्ट किया है। तो वहां पर उसके साइन लैंग्वेज के आधार पर उसको मृत्यु दंड की सजा दी गई।
तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना गया डाइंग डिक्लेरेशन को, और सर्कमस्टांसेस को देखा गया, सर्कमस्टांसेस को जज कराया गया। वो अब्दुल्ला वहां आता जाता था, क्या उसके साथ संबंध थे, उन सारी चीजों को उसके साथ कोरोबोरेट कराया गया, और उसके आधार पर उसे फांसी की सजा हुई, मृत्यु दंड की सजा हुई। पांचवा क्या है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें कोर्ट को इस बात को ध्यान में रखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन जिस व्यक्ति ने दिया है उसकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी क्या है और उसकी परिस्थितियां क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही कोई सजा दी जा सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति की हत्या रात में हुई है, बिल्कुल डीम लाइट है, और उस लाइट में उसकी हत्या कर दी गई, और वह व्यक्ति यह कह रहा है कि वह उसको पहचान लिया था, तो यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि यहाँ पर मान लीजिए गैंग वार है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल इसका दूंगा, गैंग वार है और गैंग वार में वो किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रहा है कि इस व्यक्ति को मैंने पहचान लिया है उतनी रात में, तो यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है वह कोरोबोरेट नहीं कर रहे हैं, और जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कोरोबोरेट नहीं कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में हम इसको बहुत ही वैलिड नहीं मानेंगे और स्ट्रॉन्ग डाइंग डिक्लेरेशन इसको हम नहीं मानेंगे। इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह भी देखना है कि व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन क्या है, उसका मेंटल कंडीशन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन देने के पहले उसका मेंटल कंडीशन क्या है। दूसरी चीज है कि उसकी आई साइट की क्या स्थिति है। यदि कोई व्यक्ति जिसका कि आंख इतना ज्यादा खराब है कि वहां से थोड़ी दूरी पर भी वह नहीं देख पाता है, और वह कह ले कि मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया, या उसको सब कुछ धुंधला दिखता है, जैसे मान लीजिए कैटरेक्ट उसे हुआ हुआ धुंधला दिखता है, तो उसने पहचान लिया या कहे तो यह वैलिड नहीं हो सकता है, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो कोर्ट को इन सारी चीजों को जज करना है। नेक्स्ट, इसी में जो कोर्ट ने कहा है कि वह बिल्कुल जो है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब इसे ट्यूटर नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोर्ट यह देखता है जो घटना घटी और जो घटना घटने के बाद जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया वहां से हॉस्पिटल ले जाने के समय तक में, उस समय में पेशेंट का कंडीशन क्या था, ठीक है, उसके साथ कौन कौन लोग थे। यहाँ पर इस चीज को कोर्ट ध्यान में रखता है कि कहीं ट्यूटर तो नहीं किया गया है। जैसे सपोज करिए कि किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई है, जो व्यक्ति जो घायल है और पड़ोसी के साथ उसकी लड़ाई है। अब यहाँ पर उसे पता नहीं है कि उस पर आघात किसने किया है रात में। अब उसके बच्चे जो हैं उसे लेकर अस्पताल की ओर चले, तो रास्ते में बच्चों ने अपने पिता को समझाया कि हमें तो पता नहीं कि किसने आपको मारा है, लेकिन ये मौका अच्छा है अपनी स्कोर को सेटल करने का, लेने का पड़ोसी के साथ। आपको तो आघात पहुंचा ही है, हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए, जो कंडीशन है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का जिंदगी सुख में हो जाएगा यदि आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए कि वो व्यक्ति ने मुझे मारा है। हम लोग तो आपको शायद नहीं बचा पाए क्योंकि जितना आपको कुछ चोट लगी है, जिस ढंग से गला रेता गया है। तो यदि ट्यूटर किया गया यहाँ पर, तो बच्चों के इंटरेस्ट में, परिवार के इंटरेस्ट में यदि वह व्यक्ति स्टेटमेंट दे देता है तो उसको सर एविडेंसेस के साथ जज किया जाएगा। तो कोर्ट यह देखता है कि कहीं ट्यूटर तो नहीं किया गया है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कोर्ट इसको जज कैसे करेगा कि ट्यूटर किया गया है कि नहीं किया गया। तो कोर्ट इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ मैच कराएगा, कोरोबोरेट कराएगा, उसके फिजिकल कंडीशंस के साथ मैच कराएगा, कोरोबोरेट कराएगा। जैसे मैंने भी आपको कहा कि यदि कोई व्यक्ति इम्पेयर्ड है और वह व्यक्ति इम्पेयर्ड है, वह देख नहीं सकता है, और तब वह यह कह रहा है कि उस व्यक्ति ने मेरी हत्या की, तो इससे लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और वह ट्यूटर्ड है, या फिर जिस व्यक्ति का वह नाम ले रहा है वह व्यक्ति उस समय तो वहां उपस्थित था ही नहीं।
प्ली ऑफ एलिबाई यदि वो इस्तेमाल कर लेता है एक्यूज, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबाई मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि कोई व्यक्ति घटना के समय वहां से काफी दूरी पर है और उसका प्रूफ है और वहां तक वह नहीं आ सकता है, जैसे घटना घटी है मान लीजिए रांची में और वह व्यक्ति उस समय है मुंबई में, तो किसी भी परिस्थिति में वो उस समय वहां मौजूद नहीं रह सकता है और उसका प्रूफ वहां पर वह है कि वहां पर वह है, ठीक है। सपोज करिए वह होटल में ठहरा हुआ है, होटल का बिल है, वहां का सीसीटीवी फुटेज है, मीटिंग में गया है तो मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज है, मीटिंग की प्रोसीडिंग है, मिनट्स है। तो इस आधार पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा उसको कोरोबोरेट कराने की कोशिश की जाती है। अब जिसने उसे ट्यूटर किया वह तो दिमाग में था कि हम लोग अपने स्कोर को सेटल करेंगे, दुश्मनी को अपना अच्छे से बदला ले लेंगे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। दूसरी चीज है कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता तो इम्पेयर्ड हैं, या फिर उस घटना जो घटी उस समय सबसे पहले तो उनकी आंखों पर ही आघात पहुंचाया गया, दिमाग पर आघात पहुंचाया गया। तो इन सारी चीजों पर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और मैं आपको एक चीज और भी बतला दूं, जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो वह इतनी हड़बड़ी में होता है, इतनी जल्दबाजी में होता है और क्राइम के बाद इतना नर्वस होता है कि वह कुछ ना कुछ लैकुना छोड़ देता है, कुछ ना कुछ एविडेंसेस अपने खिलाफ छोड़ देता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी को इम्प्लीकेट कराने की कोशिश करता है, मतलब कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करता है, तो वह कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देता है जो कि एविडेंस के रूप में प्रयुक्त अपोजिट पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर यह देखना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में कितना इंटरेस्ट ली, और यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो बीइंग ए लॉयर आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो है, क्या एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है? कि किसी व्यक्ति ने एफआईआर किया और जैसे कोई इंजर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई, किसी व्यक्ति के ऊपर तलवार से उस पर आघात पहुंचाया गया और उसने उस समय पुलिस के सामने यह बयान दिया कि उसने मुझे मारा है। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि सेक्शन 154 में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसमें बनता है। सेक्शन 154 के तहत जो एफआईआर होता है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस के तहत एफआईआर दर्ज होता है। 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज किया गया, जो सेक्शन लगाया गया है वो 307 लगाया गया अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन उसके बाद उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया तो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है तो उस एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर यह देखिए कि परिस्थिति क्या थी। सारे एफआईआर को तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि मृत्यु उसकी हो गई है तब ऐसी स्थिति में उसको डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। अब कोई महिला जिसे कि जलाकर मारने का प्रयास किया गया उसके इन लॉज के द्वारा, या फिर किसी महिला का रेप हुआ और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश की गई, ये सारी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है आज के डेट में। तो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर में उसने उस व्यक्ति का नाम लिया कि जिसने उसे जलाने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का नाम लिया जिसने उसके साथ बलात्कार किया, और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर इस एफआईआर को ट्रीट किया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। यह तो यह अब इससे संबंधित केस लॉ भी है, पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस है और यह 2003 की ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड है। सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 2859, जिसमें कि यह कहा गया है कि एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है यदि जो अटैक किया गया है उसके परिणाम स्वरूप यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी की बात कही गई है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम जो है,
proximity of time between statement and death। यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा एविडेंस के रूप में सामने है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के रूप में सामने है, डायरेक्ट एविडेंस के साथ। यहाँ पर कोई महिला जो कि न्यूली वेडेड महिला है, उसने अपने मायके में एक चिट्ठी लिखी। इसमें उसने कहा कि उसके पति, उसके इन-लॉज उसकी बहुत पिटाई कर रहे हैं और दहेज का डिमांड कर रहे हैं, और उनका यह कहना है कि यदि दहेज नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में वह उसे मार देंगे। ये उसने चिट्ठी लिखी। दूसरी चिट्ठी फिर उसके मायके में गई, उसमें लिखी कि मेरा पति जो है यहाँ रिवॉल्वर लेकर खड़ा है, कुछ दूरी पर बैठा हुआ है और मुझसे यह पत्र लिखवा रहा है, जिसमें कह रहा है कि अपने माता पिता को यह पत्र लिखो कि वह पैसा मुझे भेजें, अदरवाइज तुम्हारे जान की खैर नहीं है। और उसके एक सप्ताह के बाद ही उस महिला की हत्या कर दी जाती है। या कहा जाए कि महिला सुसाइड कर लेती है। सुसाइड दिखाया गया है, उसको तो हैंग किया गया है, ये बाद की परिस्थिति में भी आ गया। तो यहाँ पर उसके माता पिता जो एफआईआर दर्ज करेंगे, उसमें इस चिट्ठी का जो जिक्र होगा, उसके जो पत्र का जिक्र होगा, या फिर उसने यदि व्हाट्सएप किया है या उसने उसे फोन किया है, फोन की रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ, क्योंकि जो समय है, जो बहुत ही नजदीक है समय, जो चिट्ठी भेजी गई उसके एक सप्ताह के बाद उसका डेथ हो गया, तो इसको प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ, यदि यह बहुत शॉर्ट पीरियड का है तब ऐसी स्थिति में इसको डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाएगा। कल मैंने आप लोगों को एक केस की चर्चा की थी और वो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको कि रेफर किया जाता है बार बार ही, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी की बात आई थी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी चर्चा भी की थी। यह केस जो है वो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये 1939 का केस है, और इसको लैंडमार्क जजमेंट के रूप में बार बार ट्रीट किया जाता है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ की जो बात सामने आई थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि एक महिला से मिलने के लिए जो लोन ली थी उस व्यक्ति से, वो उसके घर बहरामपुर गया और 2 दिनों के बाद 20 मार्च को 1937 में गया और 23 मार्च को उसका डेड बॉडी बरामद किया गया ट्रेन की बोगी से। उसने अपनी पत्नी को चिट्ठी दिखाया था जिसमें कि उसे बुलाया गया था पैसा देने के लिए। तो उस चिट्ठी को तो यह माना गया कि वह जो चिट्ठी थी वह एविडेंस है, और एविडेंस के रूप में उन सारे लोगों को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उससे भी हैंग टिल डेथ की सजा दी गई। तो यह सारी चीजें जो है वो प्रॉक्सिमिटी जो है, और लेटर जो है वो एक कारण बनता है कि उस ढंग से वह जो एंटीसिपेशन ऑफ डेथ की बात कही गई, यहाँ पर दोनों में एंटीसिपेशन ऑफ डेथ की बात है, और एंटीसिपेशन ऑफ डेथ पत्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट में इन सारी चीजों को उसने लाया है। अब यहाँ पर है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, क्या किसी रिलेटिव को जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है वो वैलिड होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशंस में कोर्ट ने यह कहा है और एविडेंस में भी ये कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है या तो पुलिस ऑफिसर के सामने हो, पुलिस ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के सामने हो, और परिस्थितियां जो है सर्कमस्टांसेस उसको सपोर्ट कर रहा हो। पुलिस के सामने हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि पुलिस कैसे काम करती है आप लोगों को पता है। यदि किसी रिलेटिव के सामने दिया गया है, ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं, तब उसको इनटू अकाउंट लिया जाएगा, सीधे एविडेंस के रूप में उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। डॉक्टर के सामने यदि दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन तो वह वैलिड माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को स्टेटस मजिस्ट्रेट का प्राप्त है, और मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है तो डाइंग डिक्लेरेशन सबसे मजबूत डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। लेकिन इन सारे चीजों के साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को जरूर कोरबोरेट कराया जाएगा, अदरवाइज डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड नहीं होगा।
जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता है और उसके आधार पर सिर्फ सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा है कि प्रत्येक केस का फैक्ट अलग होता है और उस फैक्ट के हिसाब से जज किया जाना चाहिए। तो मित्रों, डाइंग डिक्लेरेशन पर मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा डाइंग डिक्लेरेशन क्या है।